Due to some reasons, today we are sending you video lessons. Okay, we will start from page number 44, food security. Some of the students had did this, specifically section A and other, but no problem. Repeat it, not food security, repeat it. So today's our lesson is about contribution of agriculture to the national economy, employment and output. So हमने ब्लड रेवोल्यूशन तक देख लिया था हर क्लास में. आज हम देखने जा रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, पेज नंबर 44 में. फूड सिक्योरिटी ओमिटेड है, इसलिए हम वो नहीं करेंगे. ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे. So, agriculture has been the backbone of the Indian economy through its share in the gross domestic product. GDP has registered a decline trend from 1951 onwards. In 2010 and 11, about 52% of the total workforce was employed by the farm sector, that is agriculture sector. Which make more than half of the Indian population depend on the agriculture for subsistence. अगर हम देखें तो 1951 से कंटिन्यूस जीडीपी जो है वो डिक्लाइन होती जा रही थी, किसमें? एग्रीकल्चर सिस्टम में. अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर किसी देश का, हमारे देश का मतलब किसी देश से मतलब है हमारे देश का जो है एग्रीकल्चर वर्टिकल कॉलम है, यानी कि वो देश को सीधा प्रारंभिकता अर्थव्यवस्था में डेवलप करता है. परंतु यदि वो जीडीपी अवेलेबल नहीं करता तो हमारे देश की आर्थिक अवस्था या हमारी कमाई जो है वो कम है, तो इससे हम क्या होंगे? गरीब देश में कन्वर्ट हो सकते हैं. अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूस हुआ. और अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर कौन है? एग्रीकल्चर. नौकरी ज्यादा कर रहे हैं, कमाई कम हो रही है, अल्टीमेटली वहां पर क्या होगा? डाउनफॉल होगा इकोनॉमिकल. देन इन इंडिया की अगर देखें तो कम से कम 52% जो काम का जो क्षमता है वो एग्रीकल्चर में लगाया जाता है. इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है. अब आप सोचो, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और उसका कमाई बेहद कम है, तो वो वहां पर अमीरी की बात या हम कह सकते डेवलप्ड कंट्री की बात तो हो नहीं सकती. So the declining share of the agriculture in the GDP is a matter of serious concern, because any decline and stagnation in the agriculture will lead to decline in other spheres of the economy, having a wide impact implications for the society. पर अगर जहां पर आप देखो कि सबसे ज्यादा देश डिपेंड कर रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर, अगर एग्रीकल्चर में जीडीपी गिरती है तो दूसरे हर आर्थिक अवस्था में, हर आर्थिक स्थिति में उसका असर देखने में आएगा. ये असर देखने में आएगा क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होगा. पैसे अगर एग्रीकल्चर में कम है तो इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम होगा, और हर जगह मतलब सामुदायिक रूप से भी, यानी कि इंसान के जीवन की तरक्की में भी और जरूरत की चीजों के भाव में भी, हर चीज में क्या होगी? इस चीज का असर देखने मिलेगा. यही कारण था कि इंडिया गवर्नमेंट ने इस कंसर्न को बहुत सीरियसली लिया और मॉडर्न एग्रीकल्चर को स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने ISCAR बनाया. ISCAR मतलब है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च. ओके, ये जो ISCAR था इसके अंदर कई सारे अलग अलग डेवलपमेंट सेक्टर्स को जोड़ दिया, यानी कि कैसे डेवलप करेंगे उनको जोड़ा. जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को, यानी कि पहले किसानों को पढ़ाई लिखा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाए ताकि यूनिवर्सिटीज में लोग पढ़ें और वो रिसर्चेस करें, या फिर वो जाकर अगर खेती में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वो प्रॉपरली उसको कंडक्ट करें और सपोर्ट करें. इसके बाद अगर हम देखें तो वेटरनरी सर्विसेज, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों के, मवेशियों के उनको पालन करना, उनके ब्रीड्स को बेहतर करना, उनको सही दवाई और सिस्टम देना. देन एनिमल ब्रीडिंग, यानी कि जो एनिमल है उनकी बेटर स्पीशीज को हम क्या करें? डेवलप करें, जिससे हमें ज्यादा अच्छी मात्रा में क्या है? मिल्क और मिल्किंग एनिमल्स और दूसरे सिस्टम को सपोर्ट किया जा सके. इसके साथ
अगर हम देखें तो हॉर्टिकल्चर, आप सब जानते हैं वेजीज, फ्रूट्स और जो हम कह सकते हैं कि वेजिटेबल्स है, इन सबको क्या है कल्टिवेट करना आता है इसके अंदर। तो इसको डेवलप करें ताकि क्या हो, अच्छी दाम पर सामान बिकाया जा सके और किसान को मुनाफा मिल सके। और ये हॉर्टिकल्चर जो है किसान इसके अंदर जंप आउट करने की हिम्मत दिखाए। इसके बाद अगर हम देखें तो और डेवलपमेंट के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन और मेट्रोलॉजिकल जो सिस्टम है, मेट्रोलॉजिकल यानी कि वेदर फोरकास्ट, जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। वेदर फोरकास्ट जो है वो अवेलेबल किया किसानों को, ये सारी चीज डेवलप करनी या इसके अंदर और क्या बेहतर किया जा सकता है, वो इस कार ने इसकी जिम्मेदारी ली और उसने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को यानी कि ग्रामीण इलाके में हेल्थ फैसिलिटी, देन सैनिटरी फैसिलिटी, रोड, कम्युनिकेशनल सिस्टम्स, इन सबको अच्छा करने की क्या की एसेंशियल जरूरत दिखाई और उसकी एसेंशियलिटी पर एक्टिवेट किया। देन इसके बाद देखते हैं फ्रॉम द टेबल 4.1 इट इज क्लियर थ्रू द GDP rate is increased over the year. It is not granting sufficient employment opportunity in the country. The growth rate in agriculture has been declining, which is an alarming situation. Today, the Indian farmers are facing a big challenge from the international competition and reduction in the public investment in the agriculture sector. Subsidy on the fertilizer is decreased, leading to increase in the cost of production. Moreover, the reduction in import duties on the agriculture products have proved the farmers provide determinant to agriculture in the country. The farmers are withdrawing their investment from the agriculture, causing the downfall in the employment in agriculture. अब देखें तो अगर हम देखें कि क्या हुआ 4.1 टेबल में दिख रहा है कि एग्रीकल्चर में निरंतर लोगों का काम जो यानी कि जो प्रेशर था या वर्कफोर्स था वो कम हो गया। लोग पढ़ लिए, अब पढ़कर गांव के लोग क्या करना चाहते हैं, कैसा भी काम करना चाहते हैं परंतु शहर जाना चाहते हैं, वो ग्रामीण कामों में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। इस कारण से क्या हुआ, एग्रीकल्चर में एक और प्रॉब्लम, अलार्मिंग प्रॉब्लम हो गई जिसे कॉम्पीट करना बहुत जरूरी। इसके साथ देखो प्रॉब्लम आई इंटरनेशनल कंपटीशन, विदेशियों के साथ हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एडिफाइड करना बहुत मुश्किल है। वो लोग इतना बेहतरीन ला रहे, सस्ते दाम पे ला रहे और हमारे पास क्या है, हमारे खुद के घरेलू उत्पादन जैसे हैं और वो भी क्या है, हमारे उसमें जो रेट है वो थोड़ा ज्यादा है। क्योंकि अगर हम देखें तो सब्सिडी सिस्टम जो है वो टर्न आउट किया, और अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं, हमारे एग्रीकल्चर का जो इंपोर्ट ड्यूटीज है, ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना, यानी किसान अब खेती में ज्यादा पैसा लगाने से डरता है, पीछे हटता है। ये कारण जो था उसके कारण एग्रीकल्चर में डाउनफॉल आने लगा। ओके, सो हम इसके बाद डायरेक्टली अब पीछे जाएंगे क्योंकि आपका फूड एंड सिक्योरिटी जो है वो इस बार नहीं है। हम जाएंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। भाई विदेशों का भी हमने पढ़ा है, इंटरनेशनल जो है वो भी मार्केट में सामान उतारे, उनका सामान सस्ता होगा तो लोग उस चीज के ऊपर ध्यान देंगे। तो ग्लोबलाइजेशन यानी पूरे दुनिया का जो मार्केट खुल गया एक दूसरे के लिए, अब वो अपना सामान यहाँ ला सकते हैं, हम अपना सामान वहां ले जा सकते हैं और बेच सकते हैं। परंतु प्रॉब्लम तब होगी कि हमारा या उनका सामान तभी एप्रिसिएशन पाएगा या अट्रैक्शन पाएगा से कंज्यूमर से जबकि उसकी क्वालिटी और जबकि उसकी रेट जो है वो कंज्यूमर को प्रॉपर लगेगी, उसको सही लगेगी। Now globalization is not new phenomena. It was there at the time of colonization in the 19th century when the Europeans came to India. Traders came to India at that time. Two Indian spices were exported to different countries of the world, and farmers of the South India were encouraged to grow these crops. Till today, it is one of the important item of export from India. अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज नहीं इंडिया के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में सामान पहले से बेचते रहे। अगर हम देखें तो समुद्रगुप्त और उससे पहले से जहाज जो है ग्रीक और दूसरी जगह आते जाते थे और वहां से सामान आते और हमारा सामान ले जाते थे।
इससे ज्यादा अगर हम देखें तो यूरोपियन कंट्रीज तो खासतौर से अट्रैक्टेड थी हमारी काली मिर्च यानी कि पेपर जो है उसके ऊपर। तो वो लोग जो है हमारे यहाँ से गरम मसाले लेते थे, जो आज तक हमारे यहाँ के गरम मसाले विदेशियों के लिए चॉइस का जो पहला चॉइस रहा है। Then during the British period, the cotton belts of the India attracted the British, and unlimitedly the cotton was exported to the Britain as a raw material। अगर हम देखें तो शुरू से ही जो ब्रिटेन के टाइम पीरियड से ही आपको मालूम है अपने पढ़ाई हिस्ट्री में कि कपास का जो कपास था वो कपास जो है वो ब्रिटेन लोगों को अट्रैक्ट किया, और ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे यहाँ के रॉ मटीरियल कपास को ले जाते थे ताकि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को फायदे मिल सके। कॉटन टेक्सटाइल के कारण ही मैनचेस्टर और लाइवपूल जो इलाके हैं जो क्या कर रहे थे, कॉटन बना रहे थे, कपड़े बना रहे थे, वो तेजी से डेवलप हुए। इंडिया के कपास का या इंडिया के कॉटन का बहुत वैल्यू है, उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है, यानी कि चॉइस है, उनकी फर्स्ट चॉइस है। Then you have read about the चंपारण मूवमेंट which started in 1917। आप सबको चंपारण की कहानी मालूम है। चंपारण में प्रेशराइज किया ब्रिटिशर्स ने कि वहाँ इंडिगो कल्टीवेट किया जाए, परंतु आप सबको मालूम है कि इंडिगो को खाया नहीं जा सकता, वो सिर्फ क्या कर सकता है कलरिंग या डाइंग ऑफ द ड्रेसेस के लिए यूज किया जाता है। अल्टीमेटली जब ब्रिटेन ने उनको फोर्स आउट किया और उन्होंने इसके विरोध में इसीलिए आवाज उठाई कि ये तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इससे हमारा पेट नहीं भरता, तो इसी चीज को लेकर गांधी जी ने वहां पर आवाज उठाई थी। नाउ अगर हम देखें अंडर द ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990 द फार्मर्स इन द इंडिया हैव बीन एक्सपोज्ड टू न्यू चैलेंजेस। जैसे ही पूरी दुनिया का सामान मार्केट जो है इंडिया में खुला और इंडिया अपना सामान जो विदेशों में ले जाने लगा, तो बहुत सारी चीजों का अंतर हुआ। जैसे डिस्पाइट बीइंग एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट एंड स्पाइसेस, our agriculture products are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized एग्रीकल्चर इन दोज कंट्री। इन सब चीजों का जिनका मैंने नाम लिया, जैसे चावल है, कपास है, रबर है, चाय और कॉफी है, जूट है, गरम मसाले हैं, यही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो क्या कर सके, विदेशी मार्केट को रिझा सके या वो अपना सामान बेच पाए, ये सामान बेच पाए। परंतु प्रॉब्लम था दूसरी जगह अगर हम देखें तो दूसरी जो डेवलप्ड कंट्री थी वहां के भाव सामानों के बिल्कुल जमीन पे, यानी बहुत कम दामों पे वो गेहूं बेच रहे, बहुत कम दामों पे वो दूसरी चीजें बेच रहे। अल्टीमेटली इस समय में हमारे देश के लिए प्रॉब्लम था क्योंकि उनका एग्रीकल्चर सब्सिडाइज होता है, गवर्नमेंट उसके लिए रियायत देती है और खेती जो है गवर्नमेंट के तनख्वाह पे यानी उनके सब्सिडी पे चलाई जाती है। आज भारत के लिए बहुत मुश्किल का समय एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा वर्टिकल कॉलम है। जैसे मैंने आपको बताया था 60 to 80% लोग तो डायरेक्ट एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे सेलर्स हो और चाहे कल्टिवेटर्स हो। देन टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इट्स अक्रॉस रोड। देन आज हम एक चौराहे पे खड़े हुए पाए जाते हैं, भारत का जो एग्रीकल्चर चौराहे पे खड़ा है, इसको अडॉप्ट करो, उसको अडॉप्ट करो, उसको अडॉप्ट करो, किसको अडॉप्ट करो, ताकि हमारे देश का एग्रीकल्चर क्या है बहुत अच्छे से डेवलप हो सके। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, then proper trust should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmer। एग्रीकल्चर को अच्छी तरीके से बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है कि छोटे किसानों और जो मार्जिनल मतलब मध्यवर्गीय किसानों को सपोर्ट किया जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन ने अच्छा प्रोडक्शन का प्रॉमिस किया था, परंतु साथ के साथ वहां पर डेंजरस साइड इफेक्ट देखने में आए, जिसके कारण ओवर यूजिंग ऑफ केमिकल एंड ड्राइंग ऑफ द एक्वाफायर यानी कि पानी का कमी हो जाना, जमीन के पानी का खत्म हो जाना, ये सब हुआ। इसलिए वो ऐसा सेक्टर नहीं था या वो ऐसा मतलब कह सकते हैं ऐसा एक डेवलपमेंट नहीं था जिसको हम हर समय उठा के चल सकें। अब आप देखें तो आपका आता है जीन रेवोल्यूशन। जीन रेवोल्यूशन यानी कि आपके एक जीन जेनेटिकल इंजीनियरिंग का सिस्टम था
जीन रेवोल्यूशन होता है, आप सबको मालूम है, हम सबके क्रोमोसोम्स होते हैं जिसके अंदर जीन्स होता है, और ये जीन्स हमारे एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को लेकर चलता है। ओके, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर में अगर हम देखें, सपोज टमाटो ले लो, एक टमाटो है जो बहुत जूसी है, उसका जूस बहुत लोगों को पसंद है, पूरे लोग उसको पसंद करते हैं, परंतु दूसरे उसका कलर अच्छा नहीं है, ठीक है। तो दूसरा टमाटर है जो जूसी नहीं है, प्लम्पी है, परंतु उसका कलर बहुत अट्रैक्टिव है। तीसरा टमाटर जो है उसकी मतलब स्पीशीज बता रही है अलग अलग टमाटर की। तीसरे टमाटर की स्पीशीज में ये है कि उसका पेड़ जो है वो बहुत स्ट्रांग है और इजीली क्या है, राइट टमाटोस को क्या करने देता है, पूरा टाइम देता है अच्छे से बनने में, साइज अच्छा होता है। अब इन तीनों जीन्स को निकाला, क्रोमोसोम्स के अंदर से इन तीनों गुणों को निकाला, एक में डाला और एक विशेष प्रकार का टमाटर बनाया। आजकल आप सुनते होंगे कि जापान ने पर्पल कलर का आम बना दिया, चौकोर वाटरमेलन बनाया। ये सब जीन रेवोल्यूशन या हम कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का सिस्टम है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स बनाते हैं, वो भी लेबोरेटरीज के जरिए, और उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है। परंतु अगर हम देखें तो ये हाइब्रिड वैरायटी भी हमारे जैसे गरीब देश के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसके अंदर सीड्स नहीं होती। ये जो है ये लेबोरेटरीज में तैयार की जाती है टिश्यू कल्चर या फिर जीन के द्वारा, तो अल्टीमेटली इनका रेट जो है वो काफी ज्यादा होता है। जैसे बीजलेस बैंगन, ओके, सीडलेस बैंगन जो क्या कहते हैं एगप्लांट है, तो आप अगली बार उसको बीज अगर पेड़ लगाना है तो उसके बाद बीज नहीं होगा, उसको वापस जाकर लेबोरेटरी से उसको परचेस करना है। मे बी अगली बार उसका रेट और बढ़ जाए तो किसान को बेचारा सड़क पे ही रहेगा। तो ये वाली प्रॉब्लम हमारे देश के लिए है। इसलिए अब दूसरा सिस्टम जो हम देखने जा रहे हैं वो है, जैसे मैंने कहा क्रॉस रोड, ये करें ये करें ये करें। तो दूसरा देखें तो इनफैक्ट ऑर्गेनिक farming is much in the rise today because it is practiced without the factory made chemicals such as the fertilizer and pesticide. Hence, it does not affect the environment and negative manner. आज भारत के लिए सबसे अच्छा रास्ता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहले भी हम करते थे और ये सबसे अच्छा है, ये हमारे शरीर को और जो उगाने वाले हैं और जो खाने वाले दोनों के लिए बेनिफिशियल है। अल्टीमेटली ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो हमारे देश के लिए बेहद अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता, इसमें कोई मतलब हम कह सकते हैं नेगेटिविटी नहीं दिखाता, अंडरग्राउंड वाटर कंडम नहीं होता, एक्सप्लॉइट नहीं होता। इसके अलावा एक और पॉइंट है, फ्यू इकोनॉमिस्ट, कुछ इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने ये कहा कि हमारा भारत का भविष्य या हमें अपने भविष्य को अच्छा बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फूड ग्रेन होल्डिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि अन्न नहीं उगाकर हमें दूसरी चीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादातर अन्न उगाते हैं और अन्न खाते भी हैं। अल्टीमेटली अगर हम अन्न उगाने की जगह दूसरी चीजों को उगाना शुरू करें और उन्हीं पे कंज्यूम भी करना शुरू करें तो अल्टीमेटली ये चीज जो है वो हैंडल की जा सकती है। देन if they continue growing the food grain on the holding that grows smaller and smaller as the population raises. India's rural population is about 833 million in 2011. Then it depends upon the 250 million approximate hectare of the agricultural land. Then average of the less than half acre per person. अगर हम देखें तो जमीन में अन्न उगाने की पद्धति में बाद में इनहेरिटेंस के कारण जमीन के टुकड़े होते जाएंगे तो लास्ट में इतना ये हो जाएगा कि जमीन के इतने छोटे टुकड़े जाएंगे कि वो अगर हम देखें तो हाफ एकड़ भी एक के हाथ में नहीं बैठता है। तो यहाँ पर ये भी देखना जरूरी है कि हम इसे कैसे हैंडल करें, या तो पॉपुलेशन कंट्रोल करें या फूड ग्रेन से शिफ्ट आउट हो। देन इंडिया फार्मर्स शुड, अगर हम देखें लास्ट पैराग्राफ में कि इंडिया फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई, विभिन्न तरीके की चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ अन्न उगाना है, सिर्फ वेजी उगाना है, सिर्फ पल्सेस उगाना है नहीं, इसके अलावा हमें इकोनॉमिकल जो कल्टीवेशन है वो करना है, यानी कि ऐसे कल्टीवेशन करना है जिसमें एनवायरमेंट डिग्रेड नहीं हो परंतु बहुत अच्छे पैमाने में पैसा यानी मार्केटिंग हो। जैसे कि मेडिसिनल हर्ब्स उनकी खेती करना, फ्लावर्स जो हॉर्टिकल्चर में आती है, फ्लावर्स को कल्टीवेट करके इंटरनेशनल नेशनल एरन में क्या करना, बेचना। आपको मालूम होगा इजराइल जो है वो फ्लावर्स सेल करता थ्रू आउट द वर्ल्ड।
ओके। और देखने में वो राजस्थान जैसा ही जगह है, कोई खास पानी का स्रोत वहां पर नहीं है, फिर भी वो इतनी वैरायटी के फ्लावर्स जो है देता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बायोडीजल क्रॉपिंग, वो क्रॉपिंग जो बायोडीजल के लिए फेमस है, जैसे जोजोबा है, देन जोजोबा है, इनको उगाना, इनके सीड से ऑयल जो है वो निकालना। देन इसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे सारी जो चीजें हैं और मौसम को और चीजों को हाई वैल्यू क्रॉपिंग की और मोड़ देने से एग्रीकल्चर का जो लोड है, एग्रीकल्चर में जो गरीबी है या उसका जीडीपी लो है, उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर मैं एक चीज बोले बिना नहीं रुकूंगी कि अगर हमने ये शिफ्ट आउट किया, ओके सब कुछ सही है, परंतु हमारा देश एक पॉपुलेटेड और थोड़ा गरीब देश है। अल्टीमेटली सबको पेट भरने के लिए अन्न चाहिए। अगर अन्न नहीं खा रहे और ये सब चीज उगा रहे हम और खेती में अन्न नहीं होगा तो सबको खाने को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, वापस से अन्न बाहर से खरीदना पड़ेगा। एक तरफ हम पैसे वाली चीजों को उगा कर पैसा कमा लेंगे, पर वो पैसा वापस से हमको लगाना पड़ेगा किसके लिए, किसके लिए, अन्न खरीदने के लिए। इज दैट क्लियर? सो आपका लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। आ जाइए पेज नंबर 48 में। पेज नंबर 48 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको करना है, पर ये करना है कॉपी के अंदर, ओके। और कॉपी में आपसे स्कूल में ही चेक करने के लिए लूंगी, ओके। सो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी, नहीं तो हम बाद में इसको देख लेंगे, जिसको जो नहीं समझ आए पूछ लेंगे। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर मैं कंक्लूड करिए आपका लेसन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।